एग्जाम्पल नंबर 13 में देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ूंगा, आप भी सुनिए। लिखा है निम्नलिखित फलन के सांतत्य पर विचार कीजिए। ये एक फलन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू एक्स यदि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर यदि x इज लेस देन 0। इसका क्या मतलब है मैं थोड़ा सा यहां पर आपको बता देता हूं एक नंबर लाइन के माध्यम से। ये जो फंक्शन है आप देख रहे हैं 0 पर ब्रेक हो रहा है, तो ये मैं 0 ले लेता हूं, 1 2 3 ऐसे इधर जाते जाएंगे नंबर, -1 -2 -3 -4 इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखिए f(x) की दो वैल्यूज हैं, f(x) की एक वैल्यू x है और f(x) की दूसरी वैल्यू x स्क्वायर है। कहने का मतलब यूं है कि अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो तो आप f(x) की क्या वैल्यू यूज करेंगे, x 0 हो या 0 से बड़ी हो इधर की तरफ ऐसा, तो आप f(x) की जगह आपको यूज करना है x। लेकिन अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से कम वैल्यू है x की, फिर उसके लिए फॉर्मूला बदल जाएगा और उसके लिए आप फंक्शन की वैल्यू यूज करेंगे एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो फिर से बताइए 0 के लिए क्या यूज करना, f(x) इज इक्वल टू एक्स। 0 से बड़े नंबर्स के लिए f(x) इज इक्वल टू एक्स, 0 से छोटे नंबर्स के लिए f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। और फिर से सांतत्य पर विचार करना है। अगर सांतत्य पर विचार करना है, ऐसे सवाल आप लगा चुके हैं, क्या करना होता है इसके लिए, क्योंकि पॉइंट तो दिया नहीं कि इस पर चेक करो, तो हमको पॉइंट मानना पड़ेगा। अब जब हम पॉइंट मानेंगे तो वो पॉइंट इधर भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है और वो 0 भी हो सकता है। तो हमें तीनों कंडीशंस सॉल्व करनी पड़ेंगी और उसके बाद देखना है कि कौन सा पॉइंट ऐसा होगा जहां फलन डिसकंटिन्यूअस होगा या सभी जगह कॉन्टिन्यूअस है, चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए वही स्टार्ट करेंगे प्रोसीजर। हम यहां पर लिख लेते हैं, माना C एक वास्तविक संख्या है, और इसी C पर ही हम चेक कर लेंगे। अब अगर ये वास्तविक संख्या है तो इसकी 3 शर्तें हो सकती हैं। पहली, या तो ये 0 से छोटा होगा, या तो ये 0 होगा, और या तो ये 0 से बड़ा होगा। तो पहले वो वाली स्थिति ले लेते हैं जब ये 0 से छोटा है। तो यहां पर लिख लेंगे केस फर्स्ट, जब C इज लेस देन 0, मतलब जो C हमने माना है वास्तविक संख्या वो 0 से छोटा है उस वक्त। अगर 0 से छोटा है तो 0 से छोटे तो बहुत वास्तविक संख्याएं हैं, इनमें से कोई सी भी एक ले सकते हो। मान लिया कि हमने 3 ले लिया, लिखेंगे C -3 नहीं लिखेंगे, लेकिन अपने मन में आप बना के रख लो कि माना ये वो नंबर है जिस पर हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, x इज इक्वल टू C पर फलन का मान f ऑफ C इज इक्वल टू, बताइए क्या होगी फलन की वैल्यू, कौन सा सूत्र लगाएंगे आप इसके लिए, एक्स स्क्वायर लगाएंगे। तो एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह C लिखना है, C स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिखेंगे, माना x इज इक्वल टू C माइनस एच। अब यदि x टेंड्स टू C तो h टेंड्स टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू C नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x की जगह पर
c माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0। अभी c के लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं, c यानी कि -3, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब इतना जरा सा इधर। अगर इधर आ जाएंगे तो भी तो यही फॉर्मूला यूज होगा, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। x की जगह पर c माइनस एच लिखेंगे, तो c माइनस एच का होल स्क्वायर, h टेंड्स टू 0। आप चाहें तो होल स्क्वायर ओपन कर लें, c स्क्वायर माइनस 2ch प्लस एच स्क्वायर। अब इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते तो लिमिट अप्लाई कर दो, h की जगह 0, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। क्या बच जाएगा? c स्क्वायर बच जाएगा। इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई? c स्क्वायर। अब हम राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए लिखा माना x इज इक्वल टू c प्लस एच, x को हम c प्लस एच मान लेते हैं। फिर यदि x टेंड्स टू c तब h टेंड्स टू 0। और राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हम c का राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं, तो अगर बाई चांस c -3 माना था आपने तो इसकी राइट हैंड लिमिट यहां पर निकालेंगे, और अगर इसके राइट में आ भी गए हैं तो यही सूत्र तो अभी लगेगा, वही लगाना है। बस x की जगह c प्लस एच लिख देना है आपको, c प्लस एच होल स्क्वायर, लिमिट h टेंड्स टू 0, a प्लस बी होल स्क्वायर आप चाहें तो ओपन कर दें, 2ch प्लस एच स्क्वायर। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहां जहां h है वहां 0 लिख देंगे, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। क्या बच जाएगा? तो हमने क्या देखा? बिकॉज f ऑफ c इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू तीनों आपस में कैसे हैं? बराबर। इसलिए x इज लेस देन 0, c लेस देन 0 था ना, तो मतलब जितनी वैल्यूज 0 से छोटी होंगी उन सब के लिए दिया गया फलन कैसा है? x इज लेस देन 0 के लिए दिया गया फलन संतत है। नहीं समझ में आई बात आपको? अच्छा, अब क्या करना है? अब सेकंड सिचुएशन लेना है, जब c इज इक्वल टू 0। केस 2, जब c इज इक्वल टू 0। अब c बराबर 0 पर चेक करेंगे कि 0 पर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। सबसे पहले 0 लिया है ना, x बराबर 0 पर फलन का मान f ऑफ 0 इज इक्वल टू, देखो 0 पर, तो जब x 0 है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? x स्क्वायर या x लिखना है, तो x लिखना और x की जगह लिखना क्या है? 0। तो f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेट x इज इक्वल टू 0 माइनस h। If x tends to 0, then h tends to 0। इसके बाद लिमिट x tends to 0 नेगेटिव f of x is equal to लिमिट h tends to 0
एफ ऑफ 0 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0। फलन का कौन सा सूत्र लगाएंगे आप एफ ऑफ 0 माइनस एच की वैल्यू निकालने के लिए? आपका x 0 माइनस एच है, मीन्स 0 से थोड़ा सा छोटा, 0 से थोड़ा सा छोटा मतलब यहां। और अगर 0 से थोड़ा सा भी छोटा हो गए तो आप क्या यूज करेंगे? हाँ जी, एक्स स्क्वेयर, ठीक है। और x की जगह लिखोगे क्या? 0 माइनस एच, ठीक है। और आप चाहो तो ये 0 माइनस एच है, 0 में h माइनस करोगे क्या आएगा? माइनस एच, और माइनस एच का स्क्वायर कर दोगे तो ये एच स्क्वायर आ जाएगा। अब लिमिट अप्लाई कर दो। लिमिट अप्लाई करने के लिए h की जगह 0 लिख दिया जाएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। इसके बाद राइट हैंड लिमिट, लेट x इज इक्वल टू 0 प्लस h। If x tends to 0, then h tends to 0. Limit x tends to 0 positive, f of x is equal to, limit h tends to 0, f of 0 plus h। अब हमारा जो x है वो 0 से थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है मतलब यहां पर है। अगर यहां पर है तो fx की कौन सी वैल्यू यूज करना? x। तो x मतलब x लिखना और x की जगह 0 प्लस h लिखना। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और x मतलब 0 प्लस h। अब इसको तो आगे कैलकुलेट भी नहीं करना, सीधे लिमिट अप्लाई कर दो। लिमिट अप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। अब अगर ये वैल्यू लिमिट अप्लाई करने से 0 आ गई तो हमने क्या देखा? क्योंकि 0 पर फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों आपस में कैसे हैं? इक्वल। इसलिए x इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 0 पर दिया गया फलन संतत है कि असंतत है? बताइए। संतत है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 0 पर भी हमने प्रूव कर लिया कि फलन कॉन्टिन्यूअस है। अब हम 0 से बड़े नंबरों के लिए करना चाहते हैं। ये एक चीज हो गई यहां से। उसके बाद फिर से केस थर्ड, केस 3 में लेंगे जब c इज ग्रेटर देन 0। अगर c का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़े बहुत सारी वैल्यूज हैं, रियल वैल्यूज, ठीक है। कोई सी भी आप ले सकते हो, चाहे जो ले लो। वैसे तो हम सी लेंगे, पर मान लो आपको आसानी होगी कि 3 पर आप चेक कर रहे हो। अभी आप क्या करेंगे? x बराबर c पर फलन का मान, तो x बराबर c पर फलन का मान f ऑफ c। बताइए, अगर आप 0 के राइट साइड पे हैं, यहां पर बड़े नंबर पे, तो fx की कौन सी वैल्यू यूज करेंगे? x, और x की जगह लिखना क्या है? तो ये c आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेट x इज इक्वल टू c माइनस h। इफ x टेंड्स टू c, then h tends to 0. Limit x tends to c negative f of x is equal to,
लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h, f ऑफ c माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब f ऑफ c माइनस h, आपने c की लेफ्ट हैंड लिमिट चेक की, मतलब इस जगह, अगर आप इधर हैं तो भी x ही यूज करेंगे, तो fx का x, तो fc माइनस h का c माइनस h, लिमिट अप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको c, क्योंकि h 0 हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। इसके बाद हम राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए let x is equal to c plus h, if x tends to c then h tends to 0। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h। और आगे करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h, c के राइट पर यहां पर, और इसके लिए भी यही फंक्शन लगेगा x, और x की जगह पर c प्लस h, तो ये c प्लस h हो गया। और अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी c। अब फिर से आप सब जगह देखिए, यहां पर इस केस में भी फलन का मान लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों आपस में कैसे हैं, तीनों आपस में बराबर हैं, इसलिए x इज ग्रेटर देन 0 पर, देखो यहां x बराबर 0 पर फलन संतत था, यहां पर क्या है, क्योंकि हमने जो नंबर माना वो 0 से बड़ा था, तो x इज ग्रेटर देन 0 पर दिया गया फलन संतत है। अब आप पूरे को एक बार देखिए और क्या निष्कर्ष निकलता है सोचिए। इस पूरी नंबर लाइन को आप देख सकते हैं, 0 से छोटे हर वास्तविक संख्या के लिए हमारा फलन कैसा है, संतत। 0 पर भी हमारा फलन कैसा है, संतत, और 0 से बड़े हर नंबर के लिए हमारा फलन कैसा है, तो हम लिख सकते हैं अतः दिया गया फलन x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए संतत है। सबसे लास्ट में यहां लिख दिया जाएगा अतः दिया गया फलन x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए संतत है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 13। आपको समझ आ गया सभी को? ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। इसके बाद 14 नंबर पर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 में लिखा है दर्शाइए कि प्रत्येक बहुपद फलन संतत होता है। आपको इसमें ना कोई फंक्शन दिया है ना कोई पॉइंट दिया है, बस इतना बोल दिया कि दर्शाइए कि प्रत्येक बहुपद फलन संतत होता है। मैं आपको बताऊं, आपने अभी तक 13 एग्जाम्पल्स सॉल्व कर लिए। 13 एग्जाम्पल्स जब सॉल्व किए आपने, तो इसमें से कुछ एग्जाम्पल्स में बहुपद मिला था आपको। कौन कौन से एग्जाम्पल में बहुपद मिला? एक आपको बहुपद मिला था 8th नंबर क्वेश्चन का ही बहुपद ले लीजिए आप। 8th नंबर एग्जाम्पल जब आपने सॉल्व किया है, f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। और भी आप बहुपद ले सकते हैं। आप एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको बहुपद मिला था एक्स स्क्वायर, एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको मिला था 2x + 3। इस तरह से आपको कई बहुपद मिल चुके हैं और
इनकी हिस्ट्री अगर आप निकाल के देखेंगे तो आप पाएंगे कि हर बहुपद हर वास्तविक संख्या के लिए कैसा मिला हमको संतत। लेकिन क्योंकि इन्होंने बोला है कि दर्शाइए प्रत्येक बहुपद फलन संतत फलन होता है, तो आप चाहें तो कोई बहुपद फलन एग्जाम्पल में से ही उठा सकते हैं। एक एग्जाम्पल में से कोई बहुपद फलन ले लीजिए और उसको प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए कॉन्टिन्यूअस करके दिखा दीजिए। बस मेरी कुछ बात समझ में आ रही है आपको? भाई उन्होंने यही तो बोला ना कि दर्शाइए कि प्रत्येक बहुपद फलन संतत फलन होता है। तो हम इसके लिए कैसे करेंगे, प्रोसेस सुनिए। हम कोई भी एक बहुपद फलन एग्जाम्पल स्वरूप ले लेते हैं, ठीक, और उसको हम कॉन्टिन्यूअस करके दिखा देंगे तो प्रूव हो जाएगा कि बहुपद फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए क्या होता है। यही हमको कर लेना है। तो आप चाहो तो कोई नया बहुपद ले लो, और आप अगर चाहो तो एग्जाम्पल में से ही कोई बहुपद उठा लो। आपके पास तो दो सुविधाएं हैं। हम एग्जाम्पल में से ही उठा लेते हैं बहुपद। 8 नंबर का बहुपद मुझे अच्छा लग रहा है, उसको ले लेते हैं। यह एग्जाम्पल नंबर 14 है। माना बहुपद फलन fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है, ये हमने एक बहुपद फलन मान लिया। अब इस बहुपद फलन को हम वास्तविक संख्या पर संतत करके अगर दिखा देंगे तो हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक बहुपद फलन वास्तविक संख्याओं पर कॉन्टिन्यूअस होता है। बहुपद फलन ये है, और मान लेते हैं कि माना x इज इक्वल टू C1, x इज इक्वल टू C1 वास्तविक संख्या है। अब C पर ही हम चेक करके देख लेंगे। तो क्या ये आप कर नहीं पाएंगे? 8 नंबर पे हमने करा भी है, और कुछ ज़्यादा नहीं करना है इस पे आपको क्या करना है, 3 काम बस करने हैं। कौन कौन से? एक, x बराबर C पर फलन का मान, सीधे एग्जाम्पल नंबर 8 उठा के रख देना है ना, पूरा सॉल्यूशन उसका, और कुछ करना ही नहीं। फलन का मान f ऑफ c इज इक्वल टू, x की जगह c लिखोगे ना आप, तो क्या बन जाएगा, c क्यूब प्लस c स्क्वेयर माइनस 1। एक तो ये निकालना है, उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, उसके बाद आपने राइट हैंड लिमिट निकालनी है, और आप देखेंगे कि तीनों आपस में कैसे आ रही हैं, बराबर। तो सबसे लास्ट में बस लिख दीजिएगा। ये दोनों स्टेप आप करेंगे, या मैं करके दिखा दूं आपको, कर लेंगे। इसका मान कितना आएगा? इतना ही आएगा। अगर संतत होना है तो आएगा ही वो, तो लिख देंगे लास्ट में। ये तो लिखोगे क्योंकि f ऑफ c इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अतः स्पष्ट है कि प्रत्येक बहुपद फलन प्रत्येक बहुपद फलन किसी भी वास्तविक संख्या के लिए संतत होता है। ये लास्ट में आप लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से कोई ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा वर्क नहीं करके दिखाना है। बहुपद बोला तो आप एक बहुपद फलन एग्जाम्पल के रूप में ले करके उसको किसी भी रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस करके दिखा दीजिए। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि प्रत्येक बहुपद फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। समझ नहीं आई बात आपको? आगे 15 नंबर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 पे है fx इज इक्वल टू बॉक्स x, इसको बोलते हैं द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस प्रकार का जो फलन होता है इसको हम क्या बोला करते हैं, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप एक काम कर लें, इससे नोट कर लीजिए, ठीक है, इसके बाद ही हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये अभी मुझे इसके बारे में आपको समझाना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। नोट कर लें इससे जरा आप। एग्जाम्पल नंबर 15 में जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक फंक्शन दिया गया है fx इज इक्वल टू, आप चाहें तो बॉक्स x पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इसे हम बोलते हैं द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पहले मैं इसके बारे में थोड़ी सी बातें आपको समझा देना चाहता हूं, उसके बाद हम इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखो, इसको बोला जाता है द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो बेटा, और इसको ना ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हिंदी में बोलते हैं महत्तम। ग्रेटेस्ट मतलब महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन का मीनिंग ये होता है कि इसकी वैल्यू में आपको सबसे बड़ा पूर्णांक लिखना पड़ता है, पर याद रहे कि वो जो यहां नंबर लिखा है उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। इसका ये मतलब होता है महत्तम पूर्णांक लिखिए आप, महत्तम पूर्णांक जो कि x से बड़ा ना हो। पूर्णांक आप समझते हैं ना, पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों का समुच्चय क्या होता है, इधर -3 -2 -1 0 1 2 3, ये पूर्णांकों का समुच्चय है। पूर्णांक में कोई भी दशमलव का नंबर नहीं आना चाहिए, कोई फ्रैक्शन नहीं आएगी, ये सब नहीं आएगा, सब पूरे पूरे अंक आएंगे। इनमें से इनको पूर्णांक 3 तरह के होते हैं। देखिए, इधर वाले जो नेगेटिव होते हैं इनको बोला जाता है नेगेटिव इंटीजर। पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर्स कहते हैं। ये जो प्लस वाले होते हैं इनको बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो भी एक इंटीजर है, क्योंकि ये ना तो प्लस है और ना माइनस, इसलिए इसको कहा जाता है न्यूट्रल इंटीजर। न्यूट्रल इंटीजर मतलब उदासीन पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, उदासीन पूर्णांक। आपको बड़े से बड़ा पूर्णांक लेना है, महत्तम पूर्णांक मतलब बड़े से बड़ा पूर्णांक, लेकिन जो x से बड़ा ना हो, मतलब जो यहां लिखा हो उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। वैसे बड़ा हो पर इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा ही रहना चाहिए। जैसे हमने एक लिख दिया 3.6, ऐसा करके लिख दिया बॉक्स के अंदर। अब इसकी वैल्यू क्या है, क्या हो सकती है इसकी वैल्यू? हमें बड़े से बड़ा पूर्णांक चाहिए, लेकिन 3.6 से बड़ा नहीं होना चाहिए। क्या हम इस जगह पे 5 लिख दें? 5 पूर्णांक है तो, लेकिन वो इससे बड़ा हो जाएगा, नहीं लिख सकते। 4 लिख दें? नहीं लिख सकते, क्योंकि वो भी इससे बड़ा हो जाएगा। 3 लिख दें? 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 एक ऐसा बड़े से बड़ा पूर्णांक है जो इससे बड़ा तो नहीं है। समझ आ रही है आपको? तो बॉक्स 3.6 की वैल्यू 3 के बराबर आएगी। बड़े से बड़ा पूर्णांक है, क्या इस दुनिया में इससे बड़े पूर्णांक नहीं है? आंसर है। तो फिर वो क्यों नहीं लिखे हमने? हमें बड़े से बड़ा पूर्णांक लेना है, पर उसके साथ ये भी तो देखो
कि जो नंबर अंदर लिखा है उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 3 लिख सकते हैं, फिर इसके लिए हम और वैल्यू नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया 7.9 तो बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी? वेरी गुड, 7 आ जाएगी इसकी वैल्यू। क्यों? 8 हम नहीं लिख सकते, क्योंकि 8 लिखते हैं तो वो 7.9 से बड़ा निकल जाएगा, तो 8 नहीं लिख सकते। 9, 10 वो ऊपर में तो लिख ही नहीं सकते हैं सबसे बड़ा। और 6, 5 क्यों नहीं लिखेंगे? 5 क्योंकि 5 से बड़ा 6 है तो वो लिखो। और 6 भी नहीं लिख सकते क्योंकि 6 से बड़ा 7 है तो वो लिखो ना। और 7 के बाद 8 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि वो इससे बड़ा निकल जाएगा। तो हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन सा मिला मुझे? पूर्णांक 7। आप यूं समझ लें कि अगर इसके अंदर लिखा अंदर का नंबर पॉजिटिव है, तो ध्यान से सुनिए मेरी बात, इसके अंदर का नंबर जिन दो पूर्णांकों के बीच में पड़ेगा, जैसे 3.6 है, 3 और 4 के बीच पड़ता है तो छोटा वाला ले लो आप। 7.9 7 और 9 के बीच पड़ता है, 7 ले लो आप। नहीं समझ में आया? और जैसे आप देखो, अगर मैं यहां पर लिखूंगा 13.1, ये किसके किसके बीच पड़ता है? 13 और 14 के बीच। आपको कौन सा पूर्णांक लेना होता है? छोटा वाला। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 13। नहीं समझ में आया? आ रहा है ना आपको? अच्छा, इसके बाद और इसमें आप देख सकते हैं, कुछ भी ले लें, कुछ नेगेटिव के नंबर ले लेते हैं, उसको भी आप देखिए। जैसे यही बाई चांस मैंने लिया होता -3.6। अब ये देखो ये किसके किसके बीच पड़ेगा? -3 और -4 के बीच। देखो ना आप इसे, ये -3 और -4 के बीच पड़ेगा। और -3 और -4 में छोटा कौन? -3 -4। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? -4। तो माइनस में बदल गया तरीका, देख लीजिए। फिर इसकी वैल्यू -3 नहीं आएगी। समझ आ रहा है ना कुछ आपको? और आप देखिए, अगर हम माइनस ले लें 2.5 तो बताइए ये -2.5 किसके किसके बीच पड़ता है? -2 और -3 के। आपको कौन सा लेना है, बड़ा कि छोटा? तो -2 और -3 में छोटा कौन? -3। तो इसकी वैल्यू हो गई -3। नहीं समझ में आई बात? आप आया? इस तरह से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होती है। लेना हर बार पूर्णांक ही है आपको, और कुछ नहीं ले सकते आप। समझ आ गया? ये मुझे और कुछ बताना चाहिए? अभी आ गया सबको समझ में? अब इधर देखिए, इसको करना ये है कि f(x) = बॉक्स x द्वारा परिभाषित महत्तम पूर्णांक फलन के असांतत्य के समस्त बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां बॉक्स x उस महत्तम पूर्णांक को प्रकट करता है जो x से कम या उसके बराबर है। ये तो उन्होंने बताया है कि बॉक्स x का मान क्या होगा। ठीक है, देख लेते हैं, कर लेते हैं, क्योंकि पॉइंट तो प्रॉपर कोई दिया नहीं है हमको कि इस पॉइंट पर चेक करके दिखाओ। तो जब ऐसा नहीं दिया होता पॉइंट, तो हमको क्या करना पड़ता हो? मान लेना पड़ता है एक वास्तविक संख्या। तो माना x = C1, माना x = C1 वास्तविक संख्या है। x = C एक वास्तविक संख्या। अब इसमें दो केसेस बन सकते हैं आपके। पहला केस ये बनेगा, हो सकता है कि जो आपने x = C माना है ये एक पूर्णांक हो, और ये भी तो हो सकता है कि ये एक पूर्णांक ना हो, कोई डेसिमल नंबर हो। उस वक्त इसके दो केस बनेंगे। तो एक में हम लेंगे कि अगर C पूर्णांक नहीं है, और दूसरा लेंगे कि अगर C पूर्णांक है। पहला, यदि C एक पूर्णांक नहीं है,
देखो बेटा, c एक पूर्णांक नहीं है। अगर पूर्णांक नहीं होगा तो इनके बीच का कोई नंबर होगा। जैसे ये नंबर लाइन बनाते हो ना, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ 0 -1 -2 -3 1 2 3 4, ये अभी हमने सब क्या लिखे हैं? पूर्णांक। अगर c पूर्णांक नहीं है तो क्या होगा? पूर्णांक नहीं है इसका मतलब इनके बीच का कोई नंबर होगा। कोई भी नंबर आप मान लें, बीच में कहीं पर भी मान लें, पूरी लाइन पर। यहां ले लेते हैं बाई चांस, ये है 1.5, समझ रहे हैं? तो 1.5 पूर्णांक है कि नहीं है? पूर्णांक नहीं है, तो यही तो शर्त हम ले रहे हैं कि यदि c एक पूर्णांक नहीं है। c अगर पूर्णांक नहीं है तो ऐसे बहुत सारे नंबर आपको मिलेंगे जो पूर्णांक नहीं होंगे। उनमें से एक नंबर हमने सेलेक्ट कर लिया कि इसकी मदद से हम आपको समझाएंगे कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, अब आप देखें, x = c पर फलन का मान, x = c पर फलन का मान, फलन की वैल्यू तो बॉक्स x है, यानी कि बॉक्स c। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अभी के लिए अपने समझने के लिए फिलहाल हमने c किसको मान लिया है? 1.5 को। अब आप थोड़ा सा बताइए, अगर यहां ये बॉक्स c लिखा हुआ है, बॉक्स c मतलब बॉक्स 1.5, ऐसा लिख दें हम c की जगह पर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। देख रहे हैं आप, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 के बराबर आ जाएगी इसकी वैल्यू। जो भी होगी, जो यहां नंबर होगा उससे जस्ट छोटे वाला पूर्णांक निकल करके आ जाएगा। तो इससे छोटे वाला पूर्णांक कौन सा है? 1। तो अगर हम c को 1.5 मान ले रहे, c एक पूर्णांक नहीं है, इसकी वैल्यू मान भी लो आप, नहीं तो ऐसे आप इसकी वैल्यू में क्या लिखोगे? 1 लिखना पड़ेगा। तो आप कैसे लिखोगे? प्रॉब्लम होगी ना। तो कोई भी रियल नंबर अगर पूर्णांक नहीं है तो कोई डेसिमल नंबर होगा, उसको हम मान ही लेते हैं। c पूर्णांक नहीं है तथा c = 1.5, ऐसा कर ही लो आप सीधे। अगर c = 1.5 हो जाएगा तो यहाँ 1.5 लिखेंगे और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। ठीक, इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट ले लीजिए, क्योंकि ऐसे अगर हम कुछ मान रहे थे ना तो उससे बन नहीं रहा था। या तो आप ऐसे लिख देते, अगर 1.5 न माने, कि 1.5 से छोटा पूर्णांक, तो हम लिख देते कि c से छोटा पूर्णांक लिख देते, लेकिन उससे भी हो सकता है बात कम समझ में आती। तो जब हमें लेना ही है कि c एक पूर्णांक नहीं है तो c की वैल्यू कुछ भी ले लो, बस पूर्णांक ना लो। एग्जाम्पल से लेके करके दिखा देते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कर लेते हैं 1.5 पर, तो करिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? लिखा जाएगा, माना x = 1.5 - h। 1.5 पर कर ही रहे हैं तो उसी को लिखेंगे। यहां लिखेंगे यदि x टेंड्स टू 1.5 तो h टेंड्स टू 0। ठीक है, फिर लिमिट x टेंड्स टू 1.5 नेगेटिव, f of x = लिमिट h टेंड्स टू 0, f of 1.5 - h। लिमिट h टेंड्स टू 0, f of x की वैल्यू x है, तो f of 1.5 - h की वैल्यू बॉक्स 1.5 - h। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, 1.5 - h का मतलब क्या है? 1.5 से जरा सा इधर। अगर 1.5 के थोड़ा इधर आ जाएंगे तो बाई चांस ये वैल्यू आपको जो भी मिलेगी, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन होगा इस वैल्यू का? थोड़ा सोचिए।
1.5 के लेफ्ट हैंड साइड पे यहां पर आ गए हम। अब इसका हमें महत्तम पूर्णांक फलन चाहिए। महत्तम पूर्णांक फलन का तरीका बताया कि ये देखो कि वो नंबर किन दो पूर्णांकों के बीच पड़ता है। तो ये नंबर किन दो पूर्णांकों के बीच में है? 1 और 2 के बीच। उनमें से छोटा वाला लेना कि बड़ा वाला? तो छोटा क्या है? तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब इसमें h की जगह पर क्या लिखोगे? 0। h की जगह अगर 0 लिखोगे तो h है ही नहीं, तो क्या 0 लिखोगे? कहने का मतलब इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब ये पूर्णांकों का समुच्चय आप पहले से भी जानते हैं, तो हम इसको हटा दे रहे हैं। आप चाहें तो अपना नोट कर लीजिएगा। ठीक, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अभी राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए माना x इज इक्वल टू 1.5 प्लस h। फिर लिखेंगे यदि x टेंड्स टू 1.5 तो h टेंड्स टू 0। राइट हैंड के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1.5 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x की जगह पर 1.5 प्लस h। देन लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x की वैल्यू बॉक्स x है, तो f ऑफ 1.5 प्लस h की वैल्यू बॉक्स 1.5 प्लस h। अब 1.5 का राइट हैंड लिमिट हम चेक कर रहे हैं। 1.5 ये नंबर और 1.5 का राइट हैंड लिमिट ये चेक कर रहे हैं, मतलब यहां चेक कर रहे हैं। अब अगर ये है इसका महत्तम पूर्णांक फलन, इसकी वैल्यू क्या आएगी? अब आप देखो, फिर से चेक करो, ये किन दो पूर्णांकों के बीच पड़ रहा है? ये भी तो 1 और 2 के बीच में है। और लेना कौन रहता है इसकी वैल्यू में? छोटा वाला। तो नंबर क्या लेंगे हम इसकी वैल्यू? 1। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1। ये 1 कैसे आ गई समझ आ रहा है ना आपको? अब लिमिट अप्लाई करोगे तो h होगा तो लिखोगे ना 1 आ गया। देखो, केवल एग्जाम्पल लेके हमने दिखाया आपको। आपको क्या पता लगा कि अगर c पूर्णांक नहीं है तो फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट सब आपस में कैसे हैं? बराबर। इसका मतलब है कि x अगर पूर्णांक नहीं है तो दिया गया फलन कैसा होगा? संतत होगा। ठीक है, यहां पर लिख देंगे क्योंकि f ऑफ 1.5 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए दिया गया फलन x के उन मानों के लिए जो पूर्णांक नहीं है, जो पूर्णांक नहीं है संतत है। देखो, तो जहां जहां पर पूर्णांक नहीं होगा वहां वहां हमारा फलन कैसा हुआ करेगा? संतत होगा। पूर्णांकों पर भी चेक कर लो, पूर्णांक पर क्या आता है उसको भी देख लेते हैं। इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा केस क्या लेना पड़ेगा हमको? पहला लिया कि यदि c एक पूर्णांक नहीं है। दूसरा ले लेते हैं केस 2, यदि c एक पूर्णांक है अब हमने मान लिया कि c पूर्णांक है। पूर्णांक है मतलब कोई पूरा पूरा अंक है, 1 2 3 4 5 -1 -2 इस टाइप का। अगर पूर्णांक है तो फिर क्या होगा? ध्यान से देखिएगा,
x बराबर c पर फलन का मान f ऑफ c इज इक्वल टू बॉक्स c, और बॉक्स c की वैल्यू कितनी आएगी? c। बहुत अच्छे। कैसे? क्यों? क्योंकि ये एक पूर्णांक माना है आपने, और अगर कोई पूर्णांक इस टाइप का है तो बॉक्स 5 की वैल्यू क्या आ जाती है? 5 ही आ जाती, वो अलग नहीं आती। फिर यह पर यही तो प्रॉब्लम पड़ रही थी कि अगर पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब कोई दशमलव का नंबर है, तो हम उसको वैल्यू क्या निकाल के लिखें? उससे छोटा पूर्णांक का था, लेकिन लिखे क्या? यहां पर यही प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए हमने ले ही लिया एक ऐसा नंबर जो पूर्णांक नहीं था। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको जैसे समझ में आता है वैसे करके दिखाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ले तुमने तो 1.5 ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपने 1.5 लिया और उसके लिए प्रूफ कर दिया, साबित हो गया कि अगर x पूर्णांक नहीं होगा ना तो दिया गया फलन कॉन्टिन्यूअस बना रहेगा, चाहे जो कुछ ले लेते यही आ जाता। अभी अगर पूर्णांक है तो उसकी वैल्यू, पहले तो फलन का मान निकाल दिया, अब हम क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। अब आप लेट x इज इक्वल टू c माइनस एच, इफ x टेंड्स टू c देन h टेंड्स टू 0। ओके, अच्छा, क्या बोलते हैं कि हाँ ठीक है, ये इतना ना लिखना पड़ता है, दिमाग गड़बड़ा जाता है कभी कभी। लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ c माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब f ऑफ c माइनस h, f ऑफ x की वैल्यू बॉक्स x है, तो f ऑफ c माइनस h की वैल्यू बॉक्स c माइनस h। अब आप मुझे बताइए बॉक्स c माइनस h का मान क्या होगा, ये बताइए। c माइनस 1, वेरी गुड, c माइनस 1 होगा। देखिए कैसे होगा, इसको मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिए सभी। c क्या माना है आपने? आज पूर्णांक माना है, तो ये c एक पूर्णांक है। अगर ये एक पूर्णांक है तो इससे पहले कौन सा पूर्णांक पड़ता होगा? c माइनस 1, और इसके बाद कौन सा पूर्णांक पड़ता होगा? c प्लस 1। ये बात नहीं समझ में आई? ये बहुत आसान है बउआ। अगर यहां पर 3 है तो उसके पहले पूर्णांक 2 आएगा और इसके बाद का पूर्णांक 4 आएगा। इसके पहले का जो पूर्णांक होगा वो इससे एक छोटा होगा, और इसके बाद का जो पूर्णांक होगा वो इससे एक बड़ा होगा, प्लस होगा। नहीं समझ में आई बात आपको? तो अगर ये पूर्णांक c है तो इसके पहले जो पूर्णांक आएगा वो इससे एक कम होगा, c माइनस 1, और इसके बाद जो पूर्णांक आएगा वो इससे एक बड़ा होगा, c प्लस 1। और हमको जरूरत नहीं है। अभी भी ये बात समझ में नहीं आई? नहीं आया? आ गया? अरे अरे नहीं रहा क्या? आया ना आपको? ठीक है, देखो अब c माइनस एच, c पर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं हम। c माइनस एच मतलब c से थोड़ा सा कम। अब c से थोड़ा सा कम मतलब यहां अगर आप इस जगह पर आ गए तो बॉक्स c माइनस एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अब ये चेक कर लो आप कि ये जो पॉइंट है ये किन दो पूर्णांकों के बीच में आ रहा है? c माइनस 1 और c, इन दो पूर्णांकों के बीच में आ रहा है। हमको लेना कौन सा होता है? छोटा वाला। तो c छोटा है कि c माइनस 1 छोटा है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी? c माइनस 1। बताइए समझ आया कि नहीं आया? आया। अब लिमिट अप्लाई करो। कैसे अप्लाई करोगे? उसके लिए h की जगह 0 लिख दोगे, तो h होगा तो 0 लिख दोगे ना, है नहीं तो मत लिखिए, छोड़ दीजिए, लेकिन जो है उसको नोट कर लीजिए, c माइनस 1। अब आगे करने की आवश्यकता है क्या? लेकिन मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि महत्तम पूर्णांक फलन है, इसको आप समझिए कि इसकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं।
नहीं तो आगे कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि सी पर फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर ही नहीं है दोनों। इसे लिखने को तो हम यहीं से लिख सकते हैं कि दिया गया फलन पूर्णांक मानों के लिए संतत नहीं है। लेकिन देखो आप राइट हैंड लिमिट भी हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। राइट हैंड लिमिट, लेट x इज इक्वल टू सी प्लस एच। x हमने मान लिया c प्लस एच। फिर इफ x टेंड्स टू c then h tends to 0. Limit x tends to c positive f of x is equal to limit h tends to 0 f of c plus h. अब f of x की वैल्यू बॉक्स x है तो f of c plus h की वैल्यू बॉक्स C प्लस एच। अब बॉक्स C प्लस एच की वैल्यू सोचना है कितनी होगी। कितनी होगी बताइए? C के बराबर होगी। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि C प्लस एच कहां पड़ेगा? यहां, इस जगह पड़ेगा, C से थोड़ा सा राइट में। अगर यहां पड़ेगा तो ये किन दो पूर्णांकों के बीच में है? C और C प्लस 1। इन दोनों में छोटा कौन? C। इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? C। ऐसे लिमिट अप्लाई करोगे तो भी C ही बना रहेगा। ना समझ में बात आई आपको? ठीक है, इस तरह से राइट हैंड लिमिट आ गई। लेकिन मैंने करके दिखा दिया ताकि आपको ये देखने को मिले कि कैसे इसकी वैल्यू कितनी आएगी। लेकिन समझ तो आप पहले भी गए थे कि दिया गया फलन पूर्णांकों पर संतत नहीं है। लिख देंगे अतः क्योंकि C पर फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इसमें से फलन और राइट हैंड लिमिट तो बराबर भी हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों में से किसी के बराबर नहीं है। इसलिए दिया गया फलन x के पूर्णांक मानों के लिए x के पूर्णांक मानों के लिए संतत नहीं है। तो देखो कितना स्ट्रेंज क्वेश्चन है ना। अच्छा, महत्तम पूर्णांक फलन कि जब जब पूर्णांक आएगा कहां पर संतत नहीं है? पूर्णांकों पर। बाकी पूर्णांकों को अगर छोड़ दें तो हर रियल नंबर पर फलन कैसा है? लेकिन पूर्णांक तो बहुत हैं, है ना। तो दिया गया फलन पूर्णांकों को छोड़कर प्रत्येक वास्तविक संख्या पर संतत है। किसको छोड़कर? तो पूर्णांकों पर असंतत है। क्या पूछा था उन्होंने? पूछा गया था असांतत्य के समस्त बिंदुओं को ज्ञात करिए। बताइए असांतत्य के बिंदु मिले आपको? कौन से बिंदु हैं असांतत्य के? सभी पूर्णांक असांतत्य के बिंदु हैं। समझ आ गया आपको? क्योंकि पूर्णांकों पर असंतत है ये। तो आप लिख लीजिएगा अतः दिए गए फलन के या सभी पूर्णांक दिए गए फलन के लिए असांतत्य के बिंदु हैं। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं। और ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया? 15 नंबर। इसके बाद आप नोट कर लीजिए 16 नंबर को करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 है, सिद्ध कीजिए प्रत्येक परिमेय फलन संतत होता है। देखिए आपको यह प्रूव करना है कि जितने भी परिमेय फलन हैं वो सब कॉन्टिन्यूअस होते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि परिमेय फलन होता कौन सा है। परिमेय फलन को आपने देखा है, हम जानते हैं कि परिमेय फलन निम्न प्रकार का होता है।
देखिए कैसा होता है परिमेय फलन, ये होता है f ऑफ x अपॉन g ऑफ x टाइप का, लेकिन इसकी एक शर्त है कि g ऑफ x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार का जो भी फलन होगा उसको कौन सा फलन बोलेंगे? परिमेय फलन। अब उन्होंने क्वेश्चन बोला कि सिद्ध करिए प्रत्येक परिमेय फलन संतत होता है। मैं आपको बताऊं, ऐसे परिमेय फलन संतत होता है, ऐसे जो एग्जाम्पल आपने लगाया अभी 15 नंबर तक, इसमें शायद 1 या 2 परिमेय फलन भी आए थे, आपने किए हैं उनको। देखिए कौन कौन से उसमें आए थे। एक परिमेय फलन आपको मिला था क्वेश्चन नंबर 9 में, 1 अपॉन x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। और एक परिमेय फलन कहीं मिला था, क्या देख लेते हैं। एक में शायद 1 अपॉन x माइनस 2 या 1 था, नहीं था। नहीं है तो रहने दीजिए, पर एक परिमेय फलन आपको मिल चुका है एग्जाम्पल नंबर 9 पर। अब आप चाहें अगर तो परिमेय फलन की जानकारी आपको हो गई है और आपको यही तो प्रूफ करना है कि परिमेय फलन संतत रहता है। तो आपको क्या करना है, आप चाहे परिमेय फलन का कोई भी एक एग्जाम्पल उठा लो और उसको करके दिखा दो। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें बोला था सिद्ध कीजिए कि बहुपद परिमेय संतत होते हैं, ऐसे ही इसको करना है। तो कोई भी परिमेय फलन आप ले लीजिए एग्जाम्पल के रूप में और उसको कॉन्टिन्यूअस करके दिखा दीजिए। तो सबसे सुइटेबल ये रहेगा कि एग्जाम्पल पे जो आप ले चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पे, वही परिमेय फलन लेके कर लो। भाई परिमेय फलन ही तो लेना है, उसमें ये तो मतलब नहीं है ना कि कठिन वाला लो कि सरल वाला लो। परिमेय फलन चाहिए तो कोई भी परिमेय फलन लेना है, उसको कॉन्टिन्यूअस शो करना है आपको। बस उसके लिए जो आपको अच्छा लगे वो वाला लेके सॉल्व कर लो। तो हम सबसे इजी वाला ले लेते हैं। माना परिमेय फलन f(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमने परिमेय फलन ले लिया। अब इसमें याद रहे शर्त यह कि x 0 के बराबर नहीं है, मतलब x बराबर 0 पर ये वाला फलन परिभाषित नहीं है। तो x बराबर 0 पर तुम्हें चेक भी नहीं करना। भाई जहां परिभाषित नहीं है वहां फलन को चेक करके क्या करोगे, तो चेक भी नहीं करना आपको। अब आपको क्या करना है, ये परिमेय फलन है, इसके आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि ये प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए कैसा है, संतत है। उसके लिए कैसे करोगे बताइए? ऐसे करोगे, माना x बराबर c1 वास्तविक संख्या है, जबकि c इज नॉट इक्वल टू 0। ये बहुत ध्यान रखिए, आप शर्त रखिए कि x बराबर c एक वास्तविक संख्या है, लेकिन c का मान कभी भी क्या नहीं हो सकता। कुल मिलाके हमने वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से ना 0 को डिलीट कर दिया है, 0 को हटा दिया है। अब जो वास्तविक संख्याओं का झुंड बचा है, ग्रुप बचा है, वो हम ले रहे हैं। समझ आ रहा है आपको? अब आप कैसे करोगे बताइए? सबसे पहले क्या करेंगे, x इज इक्वल टू c पर फलन का मान। बेटा ये समझ में आया हमने ये क्यों ले लिया? नहीं समझ में आया? आया आपको? हमें एक परिमेय फलन चाहिए था तो हमने सबसे इजी परिमेय फलन लिया और इसी को हम कॉन्टिन्यूअस दिखा देंगे आपको। x बराबर c पर फलन का मान बताइए। x इज इक्वल टू c पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? वेरी गुड, 1 अपॉन c। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेट x इज इक्वल टू c माइनस h इफ x टेंड्स टू c then h tends to 0, limit x tends to c negative f of x is equal to
लिमिट h टेंड्स टू f ऑफ c माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ c माइनस h, f ऑफ x की वैल्यू 1/x है, तो f ऑफ c माइनस h की वैल्यू क्या होगी? 1/c माइनस h। अब हम h की जगह 0 अप्लाई कर देंगे, तो h 0 कर दोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी? 1/c। इसके बाद हम इसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्या लिखेंगे? लेट x इज इक्वल टू c प्लस h, इफ x टेंड्स टू c देन h टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ x की जगह पर c प्लस h। ठीक है। अच्छा, अब f ऑफ c प्लस h की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x की वैल्यू 1/x है, f ऑफ c प्लस h की वैल्यू हो जाएगी 1/c प्लस h। लिमिट अप्लाई कर देंगे h की जगह 0, क्या आ जाएगा? 1/c, क्योंकि f ऑफ c लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये तीनों आपस में कैसे हैं? इक्वल। इसलिए दिया गया नहीं लिखेंगे क्योंकि दिया नहीं गया था, हमने माना था, तो हम लिख देंगे इसलिए प्रत्येक परिमेय फलन वास्तविक संख्याओं पर संतत होता है। अब आप सोच सकते हैं कि 0 पर तो नहीं है, तो 0 पर फलन परिभाषित भी तो नहीं है। जहां जहां परिभाषित है उस हर वास्तविक संख्या पर जो परिमेय फलन होते हैं वो कैसे होते हैं? कॉन्टिन्यूअस होते हैं। और कॉन्टिन्यूअस उन्हीं जगहों पर नहीं होंगे जहां पर वो डिफाइन ही नहीं होंगे, तो जहां परिभाषित ही नहीं है वहां हमको कुछ लेना देना ही नहीं है। इसलिए परिमेय फलन वास्तविक संख्याओं पर कैसे होते हैं? संतत होता है। ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया? क्वेश्चन नंबर 16। एक काम कर लेते हैं, आज 16 तक ही रख लेते हैं। 17, 18, 19 और 20, ये 4 एग्जाम्पल अभी इसमें बाकी रह गए। ये एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे अगली क्लास पे। तो आज इतने ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।